शाम का वक्त था। हवेली के सहन में सफेद चादर बिछाए मर्द और बुजुर्ग खामोशी से जिंदगी की कहीं अनकही लड़ाइयों को अपनी झड़ियों में समेटते बैठे थे। एक तरफ पुरानी तर्ज की चारपाई पर दादा जान लेटे हुए थे, जिनका हाथ सिलवटों बड़ी चादर पर बेजान सा रखा था, और चेहरे पर वो थकन थी जो बरसों के फैसलों का बोझ उठाने वालों के माथे पर आती है। कमरे के दरवाजे से 6 साल नन्ही सी लड़की को हाथ पकड़कर बाहर लाया गया। छोटे छोटे वो कदम रखती, सहमी सी दादा जान की तरफ देखने लगी। उसकी मासूम आंखों में सवाल थे, डर था। इस डर से ज्यादा लाइल्मी कि वो लम्हा जिसे सब बहुत संजीदगी से देख रहे थे, वो असल में है क्या। दूसरी तरफ 12 साल लड़का सफेद शलवार कमीज में संजीदा और खामोश निगाहें जमीन पर जमाए खड़ा था, जैसे उस कमसुनी में भी उसे अंदाजा हो कि आज ही गई सिर्फ रस्म नहीं फैसला है। दादा जान की लर्जती आवाज में कारी साहब को बुलाया गया। कारी साहब की आवाज नरम थी, मगर लम्हे की गंभीरता में हर लफ्ज गोया फिजा में चमक कर ठहर जाता। निकाह के जुमले पड़े जा रहे थे और करीबी रिश्तेदार सर झुकाए बैठे थे। दादा जान की आंखें नम थी और उनके लबों पर जो दुआ थी वो शायद अल्लाह से आखिरी इल्तिजा थी। वो चाहते थे कि उनकी पोती को वो मुहाफिज मिले जो रूह का साथी हो। कुछ महीने पहले ही जरिया के वालिदैन का एक हादसे में इंतकाल हो गया था, मगर जरिया के साथ सबका रवैया देखकर उनका दिल उस नन्ही सी जान के लिए परेशान हो गया था। वो भी सिर्फ उसे एक मजबूत रिश्ते में बांधना चाहते थे, और वो शामिर की आंखों में वफा की वो झलक देख चुके थे जो शायद उसकी उम्र से बड़ी थी। जो कारी साहब में इजाबो कबूल के अल्फाज दोहराए तो नन्ही जरिया कान में किसी ने झुककर आहिस्ते से कहा, बेटा हाँ कह दो, ये सिर्फ दुआ है। जरिया ने पलकें चिपकी और अपने नन्हे दिल से लबों से धीमी सी हाँ कह दी। शामिर की आवाज थोड़ी ऊंची मगर हमवार थी। जब उसने कबूल है कहा तो दादा जान के होठों पर वो मुस्कुराहट उभरी जो सुकून का आखिरी रमक लिए हुए थी। रस्म मुकम्मल हुई तो सबने दुआएं दी, मिठाइयां बांटी गई, मगर जरिया की दुनिया में कुछ न बदला। वो वैसी ही मासूम थी। वक्त के साथ साथ ये लम्हा भी वो भूल गई। कुछ वर्ष बाद दादा जान का साया भी छिन गया, और फिर एक दिन शामिर के वालिदैन भी से लेकर हवेली छोड़ गए। रात के साये गहरे हो चुके थे, मगर अभी तक 22 साल जरिया अपनी किताबों पर झुकी हुई थी। उसकी कमर से दर्द की ठेसें उठ रही थी, मगर वो शायद अब उस दर्द के साथ जीने की आदी हो चुकी थी। फाइनल एग्जाम्स करीब थे, इसलिए उन्हें कॉलेज से फ्री कर दिया गया था, मगर चची तो जैसे मौका की तलाश में थी। सारा दिन उसे कामों में लगाए रखती। एक लम्हे के लिए उसे बैठने का वक्त भी नहीं मिलता। पढ़ाई के लिए वक्त निकालना तो दूर की बात। चची चाहती थी कि वो एग्जाम्स में फेल हो जाए और उन्हें मौका मिल जाए उसकी पढ़ाई रुकवाने का। जरिया उनके इरादों से वाकिफ थी, इसलिए वो किसी सूरत भी फेल नहीं होना चाहती थी। रात के 2 बज चुके थे, मगर वो अभी तक किताबों पर झुकी बैठी थी। नुसरत बेगम पानी पीने के लिए उठी तो जरिया के कमरे की लाइट जलती देख उनके तन बदन में जैसे आग सी लग गई। अगले ही लम्हे वो आराम से दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुई। जरिया जो पढ़ाई में मगन थी, रात की इस पहर इतनी जोर से दरवाजा खोलने पर जोर से उठी और किताब उसके हाथ से छूटकर फर्श पर गिर गई। उसने पलट कर देखा तो दरवाजे पर चची आंखों में गुस्सा लिए खड़ी थी। अरे वो लड़की, रात को इतनी देर तक बल्ब चलाए रखती हो। बिजली का बिल तुम्हारा बाप कब्र से निकल कर आके भरेगा। ये कौन सा इतना पढ़ लिख कर तुमने मुल्क की सरदार बन जाना है। नुसरत बेगम मुसलसल गराते हुए आगे बढ़ी और फर्श पर पड़ी किताब को झुककर उठाया। मैं लाइट बंद करके जा रही हूँ, ये किताब तुम्हें अब कल शाम को मिलेगी, पता है ना। कल मेहमान आने वाले हैं। अब आधी रात को उल्लू की तरह जाग रही हो, फिर सुबह महारानी ने नाश्ता बनाने के लिए उठा नहीं जाएगा। नुसरत बेगम लाइट बुझाते हुए दरवाजे की तरफ पलटी और अगले ही लम्हे दरवाजा जोरदार आवाज से बंद हो गया। जरिया जो अपनी जगह पर साकिब कब से जब्त किए बैठी थी, वो अब कमरे के अंधेरे में पूट पूट कर रोती थी। उसके वालिदैन के गुजर जाने के बाद उसके दादा ने उसे संभाला था, मगर वो फिर भी एक दिन खामोशी से आंखें मूंद गए। उनके जाने के बाद तो मानो जरिया हर किसी के लिए ही बोझ बन गई। बाकी के रिश्तेदार जो नुसरत चाची और उनके शौहर फारूक मियां से हैसियत में बरकर थे, वो सब भी इस बोझ को उठाना नहीं चाहते थे और दादा की तदफीन के बाद सीधा अपने घरों को वापस लौट गए। फिर वक्त के साथ साथ उन सब ने वो मोहल्ला भी छोड़ दिया। दादा अपनी विरासत में सिवाय हवेली की कुछ भी छोड़ कर नहीं गए थे। वो हवेली भी वो अपने सबसे छोटे बेटे फारूक मियां के नाम कर गए, क्योंकि उनकी बीमारी के दिनों में उन्होंने ही अपने बाप को संभाला था। फारूक चाचा ने जरिया को बाप की कमी महसूस न होने दी। वो अपनी बेगम की आंखों में जरिया के लिए नफरत साफ महसूस करते थे, लेकिन उन्होंने हमेशा
जरिया को अपनी नजरों के सामने रखा, मगर वक्त ने एक बार फिर से पलटा खाया और इंसानों के रूप में मौजूद जरिया का आखिरी मुहाफिज भी अपने रब की तरफ लौट गया। नुसरत चाची अपनी 2 बेटियों के साथ कभी भी जरिया का बोझ न उठाती, कभी उसे यतीम खाने छोड़ाती, अगर उसे मरते हुए शौहर ने उससे वादा न लिया होता। नुसरत बेगम अपने शौहर से बेहद मोहब्बत करती थी, इसीलिए उनके इस दुनिया से जाने के बाद भी कभी उनमें हिम्मत न हुई कि वो जरिया का हाथ पकड़कर उसे हवेली से निकाल देती। उनके पास रहने को हवेली थी, मगर उनके माली हालात बेहद बिगड़ चुके थे। नुसरत बेगम मोहल्ले की औरतों के कपड़े सिलाई करती और जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, जरिया के लिए उनके दिल में नफरत मजीद बढ़ती गई। जरिया बिल्कुल अपने माँ जैसी खूबसूरत थी। वक्त के साथ साथ उसके नैन, नक्श और रंगो रूप मजीद निखर गए थे। उनकी बेटियों में वो यूं अलग दिखाई देती थी कि मोहल्ले में नए आने वाले खानदानों की औरतें भी देखते ही बोलती थी कि नुसरत, ये तो तुम्हारी बेटी ही नहीं लगती। और मजबूरन नुसरत बेगम जबरदस्ती चेहरे पर मुस्कुराहट सजा लेती। अरे हाँ, ये मेरी जेठानी की बेटी है, बेचारी के बचपन में ही इसकी वालदन का इंतकाल हो गया था, तब से मैंने ही इसे पाला है। और फिर सारी हमदर्दियां औरतों की अपनी अपनी तारीफें समेटती, मगर दिल ही दिल में वो जरिया के रूप रोज बरोज बढ़ते हुस्न से परेशान हो गई थी। उनकी बेटियां भी कबूल सूरत थी, मगर जरिया के चमकते चेहरे के आगे वो बिल्कुल ही मानी पड़ जाती थी। इसलिए वो जरिया को सारा दिन कामों में उलझाए रखती ताकि जरिया को वक्त न मिले। और वो रातों को जाकर पड़े। उन्हें मालूम था कि रत जगह इंसान के चेहरे का नूर छीन लेते हैं। जरिया पहले से ज्यादा कमजोर हो गई थी, मगर उसके चेहरे से वो मासूमियत और चमक अब भी उसकी बरकरार थी। और ये बात अब चच्ची से हजम नहीं हो रही थी कि अगर वो रातों को जाग जाकर पढ़ती रही और इस बार भी इम्तिहान में पास हो गई तो इसे आगे जरिया को यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवाना पड़ेगा। फारूक मियां ने नुसरत बेगम से यही वादा लिया था कि जब तक जरिया फेल नहीं होगी या खुद पढ़ाई से इनकार नहीं करेगी, तब से उसे पढ़ने से नहीं रोकूंगी। नुसरत बेगम उनके हुए कसमी वादों के आगे बिल्कुल ही बेबस थी। जरिया रात को रोते हुए कब सो गई, उसे खुद भी अंदाजा न हुआ। सुबह के 8 बज चुके थे और उसे कोई होश नहीं था। कल के थके हारे वजूद के साथ उसे ऐसी नींद आई थी कि वो अभी तक सो रही थी। चाची को मालूम था कि वो थकी हुई है और रात को देर तक जागती रही है, इसलिए वो इसे उठाने के लिए नहीं आई थी, ताकि इसके देर से उठने पर उसे ताने देकर रात को उसके पढ़ने पर पाबंदी लगा सके। घड़ी की सुई अब 9 पर पहुंच चुकी थी। गर्मियों का सूरज 9 बजे ही सर पर पहुंच महसूस होता था। लाइट जाने पर वो गर्मी की शिद्दत से घबराकर उठ बैठी। जैसे ही उसकी घड़ी पर नजर पड़ी, उसे अपना सर घूमता हुआ महसूस हुआ। हाय खुदाया, मैं इतनी देर कैसे सोती रही? आज तो चच्ची मुझे छोड़ेंगे नहीं। वह बढ़ाते हुए भागकर वॉशरूम की जाने गई। पानी के चंद छींटे मुंह पर मारे और जल्दी से वॉशरूम से निकलकर बालों को कंघी किए बगैर बांधा और दुपट्टा सर पर जमाई कमरे से बाहर निकली। वो दबे पांव चलती किचन में दाखिल हुई तो सामने खड़ी चच्ची को देखकर उसका वजूद लड़ने लगा। चच्ची ने कदमों की आहट सुनकर पलट कर देखा तो वह नरम गुलाबी चेहरे के साथ सफेद दुपट्टा सर पर सलीके से जमाए, आंखों में खौफ लिए लड़ते वजूद के साथ खड़ी थी। नींद बहुत देर तक पूरी होने की वजह से आज उसका चेहरा पिछले दिनों की निस्बत ज्यादा चमक रहा था। चची ने कहा जाने वाली नजरों से उसे देखा। अब उठ के ये मेरानी साहिबा, तो कदम भी उठा लो और आकर किचन को संभालो। कहा भी था रात को कि जल्दी सो जाया करो, आज दोपहर को मेहमान आने हैं। मगर नहीं बीबी जी, अगर इतना तुम्हें थोड़ा सा भी जिम्मेदारी का एहसास होता तो अब तक उठकर आधा काम कर चुकी होती। नुसरत बेगम मुसलसल बोलती जा रही थी। जरिया ने फौरन आगे बढ़कर बिरयानी के लिए फ्रिज में रखा गोश्त निकाला और इसे धोने के लिए संग की तरफ पड़ी। नुसरत बेगम उसकी प्रति से वाकिफ थी, मगर फिर भी उसे बात बात पर टोक कर उनके दिल को न जाने कौन सा सुकून मिलता था। तभी ईशा, नुसरत बेगम की बड़ी बेटी, जमाइयां लेते बिखरे बालों और बगैर दुपट्टे के किचन में दाखिल हुई। उफ मम्मी, एक तो आप सुबह सुबह इसकी वजह से सारा घर सपे उठा लेते हैं। ईशा और सानिया, जिनके कमरे में सोलर प्लेट पर चलते पंखे का इंतजाम था और लाइट के जाने के बावजूद भी वो आराम से बड़ी सोती रहती थी, अब वो अपनी अम्मी की आवाज सुनकर उठकर किचन में आई थी। तभी पीछे से आती हुई सानिया की आवाज गूंजी, और क्या यार अम्मी, आप इस जरी को एक ही बार क्यों नहीं समझा देती? रोज सुबह सुबह यही हंगामा होता है, घर में सुकून से सोने भी नहीं देती। नुसरत बेगम ने एक नजर अपनी दोनों बेटियों के हुलिये पर डाले।
जिन्हें जरिया की निस्बत पहनने ओढ़ने का सलीका भी ना था। बस कर दो तुम दोनों, रोज तुम 12 बजे से पहले उठती नहीं हो। मैट्रिक के बाद तुम दोनों ने आगे पढ़ा नहीं, अपनी उम्रें देखो, हरकतें देखो। और ईशा तुम, मालूम है ना तुम्हें कि आज तुम्हें देखने के लिए लोग आ रहे हैं, और अपनी हालत देखो। जाओ जाकर अपना होलिया संवारो और अपनी मुरझाई हुई शक्लों को थोड़ा रगड़ लेना। नुसरत बेगम जरिया के सामने उनका होलिया देखकर तब गई थी। एक तो दोनों जरिया की निस्बत कम खूबसूरत थी, ऊपर से सारा दिन मोबाइल या फिर जुबान चलाने के अलावा उन्हें कोई काम नहीं आता था। और वो दोनों ही पानी पीकर और अपना नाश्ता, जो नुसरत बेगम बना चुकी थी, उठाकर खामोशी से कंधे झुकाते वापिस कमरों की पलट गई थी। नुसरत बेगम ने उसे एक नजर जरिया पर डाली, जो कि बिरयानी का मसाला चढ़ाकर खामोशी से खड़ी साथ साथ सलाद बना रही थी। फिर वो बड़बड़ाते हुए किचन से निकल गई। जरिया ने एक गहरी सांस भरी और फ्रिज से पानी निकाल कर पिया। भूख से उसके पेट पे चूहे दौड़ रहे थे, मगर वो जानती थी कि उसके लिए नाश्ता नहीं बनाया गया, और ना अब उसके पास इतना वक्त था कि वो अपने लिए नाश्ता बनाती। इसलिए सलाद बनाते हुए आखिर पर सलाद का छोटा सा टुकड़ा उठाकर अपने मुंह में डाल गई। दोपहर का 1 बज चुका था और किचन में खड़ी जरिया का वजूद अब गर्मी की शिद्दत से लड़ रहा था। आज चाची ने हद से ज्यादा इंतजाम करवाया था। मीठे और नमकीन दोनों की 3-3 डिशेस बनवाई, और साथ में शामी कबाब, चपली कबाब और हर तरह के छोटे मोटे लवाजमात बनाए गए। जरिया को महसूस हो रहा था जैसे चाची ने अपने पूरे महीने की जमा पूंजी इस एहतमाम पर लगा दी हो। दूसरी तरफ नुसरत बेगम रिश्ता देखने के लिए आने वाले मेहमानों को दोपहर का खाना खाए बगैर नहीं जाने देना चाहती थी, ताकि लड़के वालों पर उनका अच्छा इंप्रेशन पड़े। जरिया तो सब बना चुकी थी और अब आखिरी शामी कबाब तलकर प्लेट में निकाल रही थी। तभी डोरबेल पर नुसरत बेगम भागकर किचन की तरफ आई। जरी चलो बस करो, जितना आगे से छोड़ दो, बाकी ईशा कर लेगी। तुम लोग अपने कमरे में जाओ, और जब तक मेहमान नहीं चले जाते कमरे से बाहर मत निकलना। जरिया हैरत से उन्हें दिख रही थी, उससे वजह जानना चाह रही हो। तभी नुसरत बेगम ने उसे बाजू से पकड़कर घसीटा। जाओ, अब खड़ी क्या मेरा मुंह देखती रहोगी क्या? जरिया होश में आते ही फौरन किचन से निकलकर अपने कमरों में जाकर बंद हो गई। नुसरत बेगम झट से बाहर के दरवाजे की जानिब लपकी थी। मेहमानों को हॉल में बिठा दिया गया। पूरी हवेली की सफाई वो कल ही जरी से करवा चुकी थी। थोड़ी ही देर बाद ईशा और सानिया भी हाथों में ट्रे लिए हॉल में दाखिल हुई थी। मेहमानों में आने वाले लड़के की मां ने एक नजर उन पर डाली, फिर साथ बैठी नुसरत बेगम की तरफ देखा तो नुसरत बेगम ने दोनों का तारुफ करवाया। वो दोनों अब पहले की निस्बत बहुत ज्यादा बेहतर लग रही थी। लड़की की माँ आंखों में पसंदगी की लहर चमकी। उन्होंने चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए ईशा को अपने पास बैठने का इशारा किया। मेहमानों को आए हुए एक घंटा गुजर चुका था। जरिया अब तक नहाकर कपड़े बदल चुकी थी। सुबह से किचन में घुसी रहने के बाद अब जाके इसने सुकून का सांस लिया था, और अब आराम से बेड पर लेटी खाली नजरों से छत को घूर रही थी, जब एकदम से उसे अपना बेड हिलता हुआ महसूस हुआ। वो एकदम से उठकर बैठ गई। पलंग के साथ साथ पंखा और कमरे की दीवारें भी लर्ज रही थी। साथ ही बाहर चीखों की आवाज गूंजी, और जैसे इसे सूरत हाल समझ आई, वो बगैर दुपट्टा ओढ़े नंगे पांव कमरे से बाहर निकली और सीढ़ियां बनाते हुए हॉल में जा पहुंची। जलजले की शिद्दत इतनी थी कि खौफ से उसका जिस्म लर्ज रहा था। हॉल में ईशा और सानिया मुसलसल आंखें बंद किए फर्श पर बैठी चीख रही थी। जलजले की एक लहर थी जो अब गुजर चुकी थी, मगर ईशा और सानिया मुसलसल चीख रही थी। हॉल में मौजूद मेहमान खवातीन जो कि कलमा तैयबा का वार्द कर रही थी, अब उनके चेहरे पर ईशा और सानिया की मुसलसल चीखों पर नागवारी की एक लहर उभरी। उनके चेहरे के जाविये बदलते देख नुसरत बेगम आगे बढ़ी। उन्होंने अपनी बेटियों को पकड़कर उठाया। अरे बेटा, कुछ नहीं हुआ, बस मामूली से जलजले का झटका था। चलो शाबाश, उठ जाओ और सोफे पर बैठो। मेहमान खवातीन की नजर अब सीढ़ियों के पास खड़ी लड़की पर पड़ी, जो कि अब तक खौफसदा निगाहों से सबको देखते हुए खड़ी हुई थी और कांप रही थी। लड़के की माँ और बाकी खवातीन सामने खड़ी मासूम सी लड़की पर नजर पड़ने के बाद अब हैरत से एक दूसरे के चेहरे की तरफ दिख रही थी। तभी ईशा की आवाज उनके कानों में पड़ी, उफ मम्मी, क्या मनहूस मेहमान आया है। आज से पहले इतनी शदीद जलजले की लहर मैंने नहीं देखी है। ईशा से अपनी जुबान संभाली नहीं गई। मेहमान खवातीन उसकी बात सुनकर हका बका रह गई। फिर एक खवातीन ने कारदार आवाज में कमरे में गूंजी, अरे बहन, तुम्हारी बेटी को तो बात करने की तमीज भी नहीं है, पहले इसे बड़ों के बारे में बोलने की तमीज तो सिखाओ। नुसरत बेगम ने खा जाने वाली नजरों से
ईशा को देखा। अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है, बच्ची है ये, अभी गलती से इसकी जबान फिसल गई, मैं माजरत चाहती हूँ। ये कहते हुए नुसरत बेगम वापस पलटी तो उनकी नजर सामने बगैर दुपट्टे और नंगे पांव खड़ी जरिया पर करी, जिसके भीगे हुए बाल उसकी कमर पर चिपके हुए थे और निखरा निखरा सा वजूद हर देखने वाले की आंख का होश उड़ाने के लिए काफी था। एक लम्हे के लिए तो नुसरत बेगम भी बल के चिपकना भूल गई। साथ आई खवातीन में से एक ने जवाब देने के लिए मुंह खोला ही था कि लड़के की मां ने हाथ के इशारे से उसे रोका। देखिए नुसरत जी, बदतमीजी तो आपकी बेटी ने की है, मगर मैं अब आप लोगों के साथ ये रिश्ता जोड़ना चाहती हूँ। नुसरत बेगम खुशी से चहकी। अरे माशाल्लाह, बहुत ही बड़ा दिल है आपका, और मैं वादा करती हूँ कि दोबारा मेरी बेटी आपकी होने वाली बहू के मुंह से आप ऐसा कुछ नहीं सुनेंगी। लड़के की मां ने मुस्कुराते हुए उसके सर झुकाया और फिर नजरें उठाकर जरिया की तरफ देखकर उसे पुकारा, इधर आओ बेटा, यहाँ मेरे पास आकर बैठो। जरिया जो पलटने ही वाली थी, मेहमान खातून की आवाज पर धीरे धीरे कदम उठाती उनके पास आकर बैठ गई। क्या नाम है आपका? जी जी जरिया। जरिया जो चाची की खूनखार निगाहों से कांप रही थी, उसकी लड़ती हुई आवाज कमरे में गूंजी। मेहमान खातून ने प्यार से उसकी पीठ पर हाथ फेरते उसका माथा चुमा। माशाल्लाह, बहुत प्यारा नेम है। फिर वो नुसरत बेगम की जानिब मुतवज्जा हो, जो जबरदस्ती की मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए बैठी थी। देखिए नुसरत बहन, आपकी बेटी ईशा ने जो बदतमीजी की है, इसके बाद में से अपनी बहू बनाने के हक में नहीं हो, लेकिन अगर आप इजाजत है तो मैं आपकी इस बेटी को अपने बेटे की दुल्हन बनाना चाहती हूँ। लड़की की माँ के अल्फाज जहर बनकर नुसरत बेगम के कानों में गूंजे। वो सारा लिहाज बलाए ताक रखते उठी और अगले ही लम्हे उन खवातीन को जलील करते हवेली से बाहर निकाल दिया। सानिया कंधे उचकाते कमरे में जा चुकी थी, जबकि ईशा अभी तक खड़ी खूनख्वार नजरों से जरिया को घूर रही थी। आने वाली क्यामत का सोचकर ही जरिया को अपने जिस्म से जान निकलती महसूस हो रही थी। जब चच्ची फनफनाती हुई हॉल में दाखिल हुई और अगले ही लम्हे उन्होंने जरिया के बालों से पकड़कर उसे सोफे से उठाते हुए फर्श पर गिराया और फिर पास बड़ा गुलदान उठाकर जरिया के ऊपर फेंका, जो कि उसके पेट पर लगा। चंद एक टुकड़े जो इसके वजूद पे घुस गए, वो जरिया के मुंह से निकलने वाली चीख हवेली की फिजाओं में गुम हो गई। आज से पहले चची ने कभी उस पर हाथ नहीं उठाया था, मगर आज उनकी सारी नफरत उबल कर बाहर आ गई थी। कौन सी क्या आ गई थी? हाँ, जरा सा जल्जले का झटका ही तो था। वैसे तो बड़ी नेक परवीन बनती हो, वहीं जाए नमाज बिछाकर बैठ जाती, बाहर आने की क्या जरूरत थी? चची मुसलसल अपने पाँव इसकी टांगों पर और पेट पर मारे थी। उस जरिया ने कुछ कहने की कोशिश की, मगर तकलीफ से शिद्दत से उसकी आवाज बंद हो गई। जरिया के पेट से निकलता खून अब फर्श पर नजर आने लगा था। खून पर नजर पड़ते ही चची ने अपने पाँव रोके और फिर एक नजर उस पर डाली। कोई यही पड़ी रहे, अच्छा है कि मर ही जाए। और अगले लम्हे वो ईशा को बाजू से घसीटते हुए वहां से लेकर जा चुकी थी। जरिया दर्द से दोहरी हो रही थी। उसकी आंखों से आंसू का तूफान था जो कि बह रहा था। फिर उसने बहुत हिम्मत करके अपने पेट से किरचियां निकाली और खून को हाथ से रोकते अपने जिस्म को घसीटते सीढ़ियां चढ़ गई और अपने कमरे में पहुंची और बेड पर पड़ा अपना दुपट्टा उठाकर जख्मों की घेर बांधा और अगले लम्हे वो होशो हवास से बेगाना हो गई। 24 घंटे तक वो अपने कमरों में बेहोश पड़ी रही। इतनी तकलीफ के बाद ही उसकी सांसें चल रही थी। हर गुजरते दिन के साथ चच्ची के मुजालिम में इजाफा होता जा रहा था। अब तो घर में कपड़े सिलवाने के लिए आने वाली हर खवातीन दूसरे दिन ही अपने किसी बेटे भांजे भतीजे का रिश्ता लेकर आ जाती थी जरिया के लिए। नुसरत बेगम उनकी बेटियों के लिए वो दिन गले में अटकी हुई हड्डी बनती जा रही थी, जिसे ना उगला जा सकता था और ना ही निकला जा सकता था। कराची का मौसम आज मामूल से हटकर खुशगवार था। शामिर काजमी बहुत अरसे बाद कराची वापस लौटा था। दादा जान के गुजर जाने के बाद जिस तरह उसके वालिदैन ने उसके दादा की हवेली को छोड़ा, शामिर के दिल में उसके लिए एक फासला पैदा हो गया था। वो कभी भी उसको हवेली नहीं छोड़ना चाहता था, जहाँ उसका बचपन उस मासूम सी लड़की के साथ गुजारा था। उसकी आंखों में आज भी वो दिलफरेब मंजर घूमता था जब उस नन्ही सी परी ने उसके नाम पर कबूल है कहा था। इतने साल गुजर जाने के बाद जब शामिर ने अपने वालिदैन से उस निकाह का जिक्र किया, तो उन्होंने ये बात कहकर बात खत्म कर दी कि तुम दोनों नाबालिग थे और इस तरह निकाह नहीं होता। उस यतीम लड़की को हम हरगिज़ भी अपनी बहू नहीं बनाएंगे, मगर वो नहीं जानते थे कि इस लम्हे वो निकाह के बंधन में भले ही न बंधे हो,
मगर दिल के बंधन में बंद जरूर गए थे। शामिर अब एक मशहूर मारूफ बिजनेसमैन बन चुका था और वो अपनी मर्जी से अपनी मनपसंद लड़की को अपनाने के लिए किसी का मोहताज नहीं था। जिंदगी के इस सफर में वो तरह तरह की लड़कियों से मिला था और उसे अंदाजा हुआ था कि ज्यादातर लड़कियां महज पैसे पर ही मरती हैं, इसलिए वो अपनी मनपसंद लड़की के लिए इम्तिहान बनकर आया था। जरिया कॉलेज की इम्तिहान नहीं दे सकी थी और वो मुकम्मल तौर पर अपनी चाची और उनकी बेटियों के रहमो करम पर थी। वो चाय की ट्रे लिए हॉल में दाखिल हुई। सामने ही नुसरत चाची, सकीना खाला जो कि रिश्ते कराने वाली औरत थी, के साथ बैठी। जरी के हॉल में दाखिल होने पर सकीना खाला ने सर से पैर तक उसका जायजा लिया। जरिया खामोशी से चाय रखकर पलट गई। उस औरत की आवाज बुझी, नुसरत, लड़की तो वाकई बहुत प्यारी है। हाँ बहन, इसीलिए तो तुझसे कह रही हूँ कि भले इस मानूस के लिए कोई कोई घर ढूंढ ताकि मैं इसे चलता करूं, नहीं तो ये मेरी बेटियों की नसीब खा जाएगी। लेकिन याद रहे ये लड़का कोई ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं होना चाहिए और ना ही अमीर हो। ऐसा ना हो कि मेरी बेटियों पर पढ़कर ये ऐश करती फिरे। नुसरत बेगम के चेहरे पर नफरत और जलन के आसार थे। भाई नुसरत, फिर तो मेरे पास तुम्हारे लिए एक खुशखबरी है। पता नहीं है तुम्हें खुशकिस्मती है या फिर इस लड़की की बदकिस्मती। कुछ दिन पहले ही हमारे मोहल्ले में एक नया लड़का आया है। अच्छा खूबरू नौजवान है, मगर दिमागी तौर पर ठीक नहीं है, बिल्कुल ही पागलों जैसा है। तुमको तो किसी तरह से अपनी बातों में उतारकर तुम्हारी मंशा के मुताबिक उस लड़की से तुम्हारी जान छुड़ा दो। मैं हाँ, मगर मुफ्त में नहीं हो सकेगा ये काम। रिश्ते वाली खाला ने हाथों से सर को जला जलाकर बोल रही थी। उस लड़की के बारे में नुसरत बेगम में सुना तो था, मगर कभी नहीं ऐसा ख्याल नहीं आया था। मगर अब उन्हें सकीना खाला की बात सुनकर उनकी आंखों में एक शैतानी चमक उभरी थी। पैसों की तुम फिक्र मत करो, बस जल्द से जल्द उनके निकाह का इंतजाम करो। आज सुबह ही जरिया नुसरत चची के लहजे पर हैरान थी। उन्होंने आज जरिया से कोई काम नहीं कराया था, बल्कि उसे नहाकर तैयार होने को कहकर चली गई थी। जरी नहाकर निकली तो कमरे के दरवाजे पर नुसरत चची हाथ में लाल जोड़ा और मेकअप का हल्का फुल्का सामान लिए खड़ी थी। वो धीरे धीरे कदम उठाती जरी की जानी पड़ी। जरी बेटा, चलो शाबाश, ये कपड़े पहन लो और तैयार हो जाना। उनका लहजा आज मामूल से हटकर नरम था। वो सारा सामान बेड पर रखते जरी की जानी पड़ती, जो आंखों में हैरत लिए अब तक वहीं खड़ी थी। नुसरत चाची ने उसका हाथ पकड़कर उसे बेड पर बिठाया। जरी, आज तुम्हारा निकाह है। मैंने तुम्हारे लिए बहुत ही खूबसूरत लड़का ढूंढा है, बिल्कुल तुम्हारे जैसा। अगर तुम्हारे वालिदैन जिंदा होते तो आज वो ये फर्ज अदा करते और तुम उन्हें बिल्कुल भी इनकार न करती। मगर आज मैं ही तुम्हारी माँ की जगह हूँ, तो मुझे यकीन है कि तुम मुझे भी इनकार नहीं करोगी। ये कहकर वो खामोशी से उठकर कमरे से बाहर चली गई थी। जरिया को नुसरत चाची के इस लहजे पे खौफ आ रहा था, इसलिए उसने इनकार करके अपनी जिंदगी मजीद जहन्नम बनाने के बजाय खुद को किस्मत के हवाले कर दिया। शामिर इस हवेली नुमा घर की ही गली के कोने में एक छोटा सा मकान किराए पर लेकर रहने लगा। उसने सब मोहल्ले वालों के सामने खुद को पागल जाहिर किया था और अब सिर्फ किसी बहाने के इंतजार में था कि वो जरिया को अपने पास कैसे लाए। जब किस्मत खुद उस पर मेहरबान हो गई और एक शाम एक खातून उसके घर में दाखिल हुई और इससे हमदर्दी जताते हुए उसकी शादी की बात की। वो बज़ाहिर तो पागल बना हुआ था, लेकिन बातों बातों में सकीना खाला लड़की की खूबसूरती के गुण गाती, उसका नाम और सारी तफसील बता चुकी थी। शामिर समझ गया कि यह जरिया की ही बात कर रही है और उनकी इस हमदर्दी के उसने मुस्कुराते हुए पागलों की तरह सर और हाथों को जुलाते इस बात में सर हिलाया। उनके जाने के बाद वो थोड़ा हैरान था कि उसकी उमानी इतनी संगीन कैसे हो गई, मगर फिर उसने सर झटक दिया क्योंकि वो जो चाहता था वो तो हो चुका था। और आज शाम उनका निकाह था। सुर्ख जोड़े और चेहरे पर हल्के फुल्के मेकअप ने जरिया के हुस्न को चार चांद लगा दिए थे। शाम के गहरे होते सायों में अजाबो कबूल के बाद वो चांद अब शामिर के आंगन में उतर चुका था। जरिया को सकीना खाला रात की अंधेरे में शामिर के घर पर छोड़ गई थी। सहन में मध्यम से बल्ब की रोशनी फैली हुई थी। जरिया ने एक नजर घर पर डाली। सहन के एक साइड पर गुलदान रुके थे और सामने बरामदा था और इससे आगे दो कमरे और एक साइड पर किचन था। जरिया छोटे छोटे कदम उठाती अपने जोड़े को संभालती एक कमरे में दाखिल हुई और दरवाजा बंद करके सामने रखे बेड पर जाकर बैठी। वो अभी तक हैरान थी कि ना उसकी कोई बारात आई, ना उसका शौहर उसे घर लेकर आया, यहाँ तक कि घर में भी कोई मौजूद नहीं।
एक ऐसी शादी थी। उसका दिल एक अनजाने खौफ से दहक रहा था। अचानक कमरे का दरवाजा खुला और एक लंबा चौड़ा मर्द ब्लैक शलवार कमीज में अंदर दाखिल हुआ। वो चेहरे से किसी रियासत का शहजादा लगता था, मगर उसकी चाल ढाल देखकर जरी अपनी जगह पर साबित रह गई। वो लड़का किसी पागल की तरह हाथों को और सर को जलाता हुआ हल्के हल्के कहके लगाता जरिया के सामने आ बैठा। उस औरत ने बोला था कि वो मुझे चांद लाकर देगी, मगर तुम तो लड़की हो। जरिया उसकी आवाज पर होश में आई थी। फिर उसने एक गहरी सांस ली। उसने ये सोच भी कैसे लिया था कि उसकी चाची कभी उसके लिए कोई बेहतर फैसला करेगी। जरिया ने हल्की सी मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए अपने सामने बैठे मर्द को देखा, जिसका शायद दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं था। फिर उस लड़के ने जरिया के हाथों पर नजर जुमा दी और एकदम से वो खुशी से उछला और दोनों हाथों से ताली बजाते हुए बोला, ये चूड़ियां कितनी हसीन है जो तुमने पहनी है। मैंने हाथ लगाकर देख लूं? उसने इजाजत तलब नजरों से जरी की जाने देखा था। जरी के होठों की मुस्कुराहट गहरी हुई। उसे उसकी मासूमियत बहुत अच्छी लगी थी। जरिया ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। आप बिल्कुल देख लो, बल्कि अगर आपको पसंद आए तो आप रख लो। वो लड़का जो अब जरिया की बाहों में पहनी चूड़ियों से खेल रहा था, जरी की बात पर उसका कहका गूंजा, नहीं, मर्द चूड़ियां नहीं पहनते और मैं भी मर्द हूँ। उसने अपनी छाती चोरी की और उसकी मासूमियत भरे जवाब पर जरिया खिलखिलाकर हंस दी। एक लम्हे के लिए शामिर की इसकी मुस्कुराहट में अपना दिल रुकता महसूस हुआ। अरे नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। मैं तो बस ये कह रही थी कि आपको पसंद आई है तो आप अपने पास रख लो, संभाल कर। जरिया की आवाज उसके कानों में पड़ी तो वो होश में आते हुए संभला नहीं। ये सिर्फ तुम्हारी बाहों में ही नहीं हसीन लग रही थी, उतर गई है तो उनकी चमक मानत बढ़ जाएगी। जरी को एकदम से वो बेहद संजीदा लगा था। जरिया धीरे से बस इस बात को सर हिलाकर रह गए थे। फिर लड़के ने जमाई लेते अंगड़ाई बढ़ी और शरारती लहजे में आंखें पटपटाते हुए गोया हुआ, सकीना खाला ने मुझे बताया था कि तुम अब मेरी हो, तो मैं तुम्हारी गोद में सर रखकर सो जाऊं। जरिया की मुस्कुराहट एक लम्हे के लिए थमी थी, मगर फिर उसे ख्याल आया कि अब उसके निकाह में है। पागल ही सही, वो उसका शौहर है, उससे सुकून देना जरी पर फर्ज है। जरिया ने मुस्कुराते हुए इस बात में सर हिलाया तो झट से बेड पर चढ़कर जरी की गोद में सर रखकर आंखें मूंद गया। शामिल ने जरी की गोद में चेहरा छुपाते हुए एक गहरी सांस भरी थी। जरी के बदन से उठती खुशबू उसे मदहोश कर रही थी, मगर उसने खुद को संभाल ले रखा था। एक लम्हे के लिए जरी की धड़कनें बेतरतीब हुई, मगर कुछ ही लम्हों में वो अपने शौहर को सोता देखकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई थी। वो खुद पे बैठ के ग्राउंड से टेक लगाए कब नींद की वादियों में उतर गई, उसे खुद भी अंदाजा न हुआ। जब शामिर को महसूस हुआ कि वो सो चुकी है, तो वो धीरे से उसकी गोद से सर उठाकर उसके सामने बैठ गया। वो सोते हुए बेहद हसीन लग रही थी। शामिर बहुत लम्हे उसकी मासूमियत में खोया रहा। फिर वो आगे बढ़ा और उसने जरिया को बाहों में बढ़कर बेड पर सीधा करके लेटाया। जरिया हल्का सा कसमसाई और फिर से नींद की वादियों में उतर गई। जरिया को लटाकर शामिर खुद भी उसके साथ लेट गया और उसे तकते तकते न जाने कब नींद से उसकी आंखें बंद हुई। सुबह के 9 बजे शामिर की आंख खुली तो उसने अपने पहलू में लेटी जरिया को देखा, जो कि अभी तक गहरी नींद में थी। शामिर को थोड़ी हैरानगी हुई। ऐसे लग रहा था जैसे सदियों बाद उसे सोने का मौका मिला हो। और उसी गहरी नींद देकर शामिर उसकी तरफ झुका और उसके माथे पर होंठ रखते एक गहरी सांस हवा के स्फुर्त की और फिर खुद को संभालते पीछे हटा और एक दिलनशी सी मुस्कुराहट उसके चेहरे पर फैल गई। जरी पहले इम्तिहान में कामयाब हो गई थी और एक पागल शख्स को अपने शौहर के रूप में देखकर चीखती चिल्लाई नहीं थी और ना ही उसने अपनी किस्मत का रोना रोया था। शामिर कुछ देर उसे देखता रहा और फिर धीरे धीरे से उठकर कमरे से बाहर निकल गया। वो इसे अभी मजीद आजमाना चाहता था। अपने पागलपन से, अपनी गंदी हालत से, भूख से, गुर्बत से उसे मजीद आजमाना चाहता था। यूं ही दिन हफ्तों में बदल गए, मगर दिन ब दिन शामिर की गुर्बत बढ़ती गई। पहले दिन में एक मर्तबा खाने को कुछ मिल जाता था, मगर अब एक दिन से 2 दिन तक उन्हें भूखा रहना पड़ता। जरिया को महसूस होने लगा था कि ये उसकी बदनसीबी है। जरिया जब नई नवेली इस घर में आई थी तो इसने शामिर से पूछा था, क्यों खाना कहाँ से खाता है? तो शामिर ने हंसते हुए हाथ चलाते बात टाल दी थी कि अल्लाह मुझे खुद ही दे देता। जरिया को उसकी मासूमियत पर एतबार आ गया था। वो जानती थी कि अल्लाह पाक को अपने लोग बहुत अजीज होते हैं, इसलिए वो खुद ही उनके लिए कोई ना कोई
वसीला बना देता है। मगर अब मुसलसल तीसरा दिन था और वो दोनों पानी पर गुजारा कर रहे थे। उस शाम फिर से शामिर खाली हाथ कर आया तो जरी का सबर अब जवाब देने लगा। उससे भूखे रहना मंजूर था, मगर अपने शौहर को अपनी वजह से भूखा सोता नहीं देख सकती थी। शामिर आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता उसके करीब आया। कुछ देर खड़ा उसे देखता रहा और फिर खामोशी से कमरे की तरफ बढ़ गया। जरिया का जब्त जवाब दे गया। आंसू से उसकी गाल तर हो चुके थे। वो तेज तेज कदम उठाती कमरे में दाखिल हो गए। उसके सामने जा खड़ी हुई। शामिर जो कमरे में बेड पर खामोशी से बैठा था, वो आज पहले की तरह सर को जला नहीं रहा था, मगर जरिया ने उसकी बात को नोट नहीं किया था। उसके कानों में जरिया की आवाज गूंजी, मुझे आपसे तलाक चाहिए। जरिया के अल्फाज शामिर को अपने दिमाग में लगते हुए महसूस हुए। उसने नजरें उठाकर जरी को देखा, जो अब फिर से बोल रही थी, मुझे तलाक चाहिए, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी बदनसीबी की लपेट में आप भी आ जाए। जब से मैं इस घर में आई हूँ, रोज बरोज हालात खराब होते जा रहे हैं। आप बस मुझे तलाक दे दीजिए, वरना मेरी वजह से आप मजीद मुश्किलात और आजमाइशें आप पर आ जाएगी। शामिर खामोशी से उठकर उसके पास आया और उसके लबों पर हाथ रखा। जोया की ऊपर की सांस ऊपर और नीचे के नीचे रह गई। उसने अब शामिर की आंखों में देखा तो उसे वो बदला बदला सा महसूस हुआ था। शामिर ने आहिस्ता से उसकी तरफ झुकते हुए उसके कान पर सरगोशी की। तलाक दूंगा, मगर पहले मुझे मेरा हक दो। ये कहते हुए शामिर ने होंठों पर अपना हाथ हटा दिया था। जरीन हाँ समझी से उसकी तरफ देखने लगी, मगर अगले लम्हे शामिर ने उसे अपनी बाहों में भरकर अपने होंठ उसके होंठों पर रख दिए। जरिया को अपनी सांस रुकती हुई महसूस हुई। कुछ लम्हे खुद को सैराब करने के बाद शामिर उससे अलग हुआ और तेज तेज कदम उठाता कमरे से बाहर निकल गया। जरिया अब तक कांपती हुई अपनी जगह पर खड़ी थी। जरिया की सारी रात भी यकीनी से पहलू बदलते इस सोच में गुजर गई, क्या वो ठीक हो रहा है? शामिर की गुर्बत ने उसके दिल को अलग ही लेपर धड़का दिया था। उसने भी एक फैसला किया कि शामिर ठीक हो रहा है, मैं इसे नहीं छोड़ूंगी, कभी भी नहीं। अगले दिन शामिर फिर से पहले वाला शामिर बन चुका था और यह जरिया के सामने ऐसे पेश आ रहा था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। फिर दिन गुजरते गए, कुछ वो नॉर्मल हो जाता, कभी वो इससे दीवाना। जरिया के दिल में अब एक नई उम्मीद आ गई थी। अब जब कभी शामिर गंदे कपड़ों के साथ बाहर से आता तो जरिया उसे पकड़कर हाथ मुंह धुलाती। उसकी सिलवटों बड़े कपड़े अब उसे स्त्री शुदा मिलते थे। जरिया अब रात को वक्त पर सोती थी, इसलिए सुबह फजर के बाद ही उठ जाती थी। नमाज और तिलावत के बाद वो अपने और शामिर के लिए नाश्ता बनाती, फिर शामिर को उठाकर उसका मुंह हाथ दिलवाती और साथ साथ उसकी मासूमियत भरी बातों का जवाब देती। कभी उसे हल्का सा डांट देती तो कभी कह के लगाती। जरी दिन ब दिन मजीद निखरती जा रही थी। उसका शौहर जैसा भी था, मगर इस घर में बहुत सुकून था। यहाँ चच्ची की तरह मारने या ताने देने वाला कोई नहीं था। वो अपने रब का शुक्रिया अदा करते न थकती थी। अब जब कभी शामी घर से बाहर जाता तो उसे फिक्र सताती कि वापस आने पर भागकर उसके गले लग जाती। हर गुजरते दिन के साथ शामिर को एहसास होता जा रहा था कि जरिया खुद जितनी हसीन है उतनी बेहतरीन उसका किरदार है। भूख, गुर्बत, अफलास, हर तरह के हालात में दोबारा उसने कभी उसका साथ छोड़ने की बात नहीं की थी। नुसरत बेगम की हवेली के बाहर एक बड़ी सी गाड़ी आकर रुकी और उसमें से एक खूबरू नौजवान बाहर निकला। नुसरत बेगम ने दरवाजा खोला तो सामने इतने अमीर कबीर नौजवान को देखकर हैरान रह गई। उन्होंने इसे तहसीब से ले जाकर हॉल में बिठाया। थोड़ी देर बाद ईशा चाय लिए हॉल में दाखिल हुई तो लड़के ने झिझकते अपनी बात का आगाज किया। कहा कि आंटी, ईशा को मैं कुछ दिन पहले बाजार में देखा था और तब से मैं इसके इश्क में गिरफ्तार हूँ। मुझे मेरे वालिदैन हयात नहीं है, इसलिए मैं खुद ही रिश्ता लेकर आया हूँ। मैं आपकी बेटी को इज्जत और एहतराम से अपनी बीवी बनाना चाहता हूँ। उसकी बात सुनकर ईशा और उसकी माँ दोनों हैरान रह गई थी, मगर फिर उसकी दौलत की चमक दमक देखकर चंद ही दिनों में चट मंगनी और पट प्यार हो गया। मगर इस शादी की अगली सुबह नुसरत बेगम पर क्यामत बनकर उतरी थी, जब उसकी बेटी हाथ में तलाकनामा लिए हवेली के दरवाजे पर खड़ी थी। नुसरत बेगम उसे संभालते हुए हवेली में अंदर ले गई और कुछ ही देर में ईशा ने रोते हुए सारी दास्तान सुना दी कि वो लड़का उसी खुतून का बेटा था जो पहली बार मेरे रिश्ते के लिए आई थी, मगर जरिया का हाथ मांगने पर आपने पूरे मोहल्ले के सामने उन्हें जलील करके हवेली से निकाल दिया था। उसने ये सब अपनी माँ की बेइज्जती का बदला लेने के लिए किया। ईशा के अल्फाज से नुसरत बेगम अपनी जगह पर डे गई थी। वो सोच भी नहीं सकती थी कि तकदीर इस तरह पलट कर उसे जवाब देगी।
सुबह से रात होने को आई थी मगर शामिर अभी तक घर नहीं आया था। जरिया जले पैर की बिल्ली की तरह मुसलसल जहन में चक्कर लगा रही थी। जब वो बाहर से आने वाली आवाजों की तरफ मुतवज्जा हुई और भागकर दरवाजे पर पहुंची मगर सामने का मंजर देखकर उसकी आंखें हैरत से खुली रह गई। गाड़ियों की एक लाई थी जो गली के आखिर तक लगी हुई थी। बेतहाशा गार्ड्स के बीच में वो गाड़ी से उतरता हुआ दिखाई दिया। लोग हैरत से उसे देख रहे थे और रंग बिरंगी आवाजें गली में गूंज रही थी। अरे देखो, ये तो वही है पागल, ये ठीक कैसे हो गया? ये तो बहुत अमीर है। कोई कह रहा था कि ये पागल नहीं था, ये ड्रामा कर रहा था ये सब। लेकिन क्यों? जरिया दरवाजे पर खड़ी फटी फटी निगाहों से उसे देख रही थी। ये उसका शामिर तो नहीं था। 3 पीस सूट में मलबूस, बालों को जेल से सेट किए, आंखों पर चश्मा लगाए, वो अपनी पूरी शान शौकत से उसके सामने खड़ा था। जरिया मजीद एक लम्हे की देर किए बगैर दरवाजे के पीछे ओझल हो गई थी। शामिर उसके इस तरह पलटने पर ठटका और फिर आंखों से चश्मा उतार दे उसके पीछे घर में दाखिल हुआ, जहां जरिया आंखों पे बेयकीनी लिए खड़ी थी। उसे आता देख उसने फौरन से उस पर चिपटी थी और उसको गिरेबान अपने हाथों में पकड़ लिया। शामिर, ये सब क्या है? मुझे सच सच बताओ। उसका लहजा किसी शेरनी की दहाड़ जैसा था। शामिर ने उसके नर्म और नाजुक हाथों पर अपने हाथ रखे और उसने जरिया को सब कुछ बता दिया कि उसके फूफो का बेटा है, वही शामिर जिससे बचपन में उसका निकाह हुआ था। कुछ लम्हे के तौकफ के बाद शामिर ने अपना हाथ जरी के गाल पर रखा। मैंने ये सब तुम्हें जांचने के लिए किया था जरी। तुम हर इम्तिहान में कामयाब हुई। अब मैं तुम्हें लेने आया हूँ, चलो मेरे साथ। एक नई जिंदगी तुम्हारी मुंतजिर है। जरिया नफरत से उसका हाथ झटकते पीछे हटी। आपने मुझे धोखा दिया शामिर। आपने मेरे साथ पागल बनने का नाटक किया, मुझे भूखा रखा सिर्फ मुझे जांचने के लिए। उसकी आवाज लर्च रही थी। मैं हरगिज़ भी आपके साथ नहीं जाऊंगी। ये गाड़ियां, गार्ड्स, पगले आपको ही मुबारक हो। फिर वो गुस्से से पलटी और उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया। शामिर ने एक गहरी सांस भरी और इस जरिया से इस रिएक्शन की उम्मीद नहीं थी, मगर शायद वो अपनी जगह ठीक थी। उसे बाकी लड़कियों जैसी समझकर आजमाने का शामिर को हक नहीं था। शामिर वापस पलटा और उसने गार्ड को गाड़ियों समेत वापस भेज दिया और खुद उस कमरे के दरवाजे पर टेक लगाकर बैठ गया। अगर तुम यहाँ रहोगी तो मैं भी यही रहूंगा। वो गाड़ियां, बंगले, आसाइशें तुम्हारी गुर्बत से बढ़कर नहीं नजरी। शामिर की थकी थकी मगर खुमार बड़ी आवाज दरवाजे की दूसरी सिमत बैठी जरिया के कानों पड़ी और उसने बेबसी और तकलीफ से आंखें मूंदी। उसे अपना वजूद बेमायने लग रहा था। चची की जुल्म और सितम सहने के बाद उसे लगा कि शामिर जो है जैसा है अपने असल में उसके सामने है, मगर वो भी बड़ी चालाकी से पागल बनने का नाटक करके उसे पागल बना गया था। नुसरत बेगम के कानों तक शामिर की हैसियत की खबर पहुंच चुकी थी। उन समेत ईशा और सानिया भी जलकर राख हो गई थी। अम्मा उससे अच्छा था आप मेरी शादी करवा देती। उस पागल से ईशा की बात पर सानिया ने मुंह मरोड़ा कि तुम्हारी क्यों करवाती, तुम्हारी हुई होती तो एक अमीर बंदे से वो तो संभाला ना गया तुमसे। उसकी बात सुनकर ईशा आग बगोला हो गई। सानिया अपनी जुबान को लगाम दो, छोटी हो तो छोटी बंद करो, मेरी माँ बनने की कोशिश मत करो। नुसरत बेगम अपना सर पकड़कर बैठ गई। उन दोनों की रोज रोज बढ़ती लड़ाइयों और बदतमीजियों ने उन्हें हलकान करके रख दिया था। और फिर एक रात घर की बेसुकूनी से तंग आकर सानिया इस हवेली की दहलीज पार कर गई और फिर कभी पलट कर ना आई। 2 दिन गुजर चुके थे। शामिर का सच सामने आई मगर जरिया अभी तक उससे नाराज थी। शामिर उसका हर तरह से ख्याल रख रहा था। जब कभी वो देर से उठी तो उसके उठने से पहले ही नाश्ता बनाकर रख देता। वो ऑफिस के काम भी घर ही आकर करता था क्योंकि वो हर वक्त जरिया को अपनी आंखों के सामने देखना चाहता था। जरिया कभी कभार गुजरते हुए उस पर एक खपकी भरी नजर डाल देती थी तो अपना दिल थाम कर बैठ जाता। उन हसीन नजरों के हिसार में वो मुकम्मल तौर पर अपना दिल खो चुका था। गाड़ियों और बंगलों को ऐशो आराम छोड़कर उसने ये सादा सी जिंदगी चुनी थी सिर्फ और सिर्फ अपनी बीवी को खुश करने के लिए। मगर वो थी कि उसका गुस्सा खत्म ही नहीं हो रहा था। सर्दियों का आगाज हो चुका था और आज हल्की बुल्की बारिश ने माहौल पर मजीद खनकी उतार दी थी। सुबह से शामी ने ऑफिस का कोई काम नहीं किया था। वो बस खामोशी से सारा दिन अपने कमरे में लेटा रहा और अब वो किचन के दरवाजे पर खड़ा उसे ही दिख रहा था। मौसम ने शामिर पर बहुत गहरा असर डाला था। वो जरिया की गुर्बत के लिए बेताब हो रहा था। जरिया जो थोड़ी देर पहले ही नहा कर निकली थी वो अब अपने बालों को टॉवल में लपेटे उसने किचन का रुख किया। सुबह से उसने शामिर को नहीं देखा था। उसे लगा था कि शायद वो आज कहीं बाहर गया है, इसलिए वो बेनियाजी से बगैर दुपट्टे के
बालों को टॉवल में लपेटे खड़ी थी। शामिर की नजरें दूर से ही उसकी गर्दन पर मौजूद पानी की कतरों की चमक देख पा रही थी। वो आहिस्ता आहिस्ता चलता जरी के पीछे जा खड़ा हुआ। अपने पीछे कदमों की आहट सुनकर वो एकदम से उछल कर पलटी और बुरी तरह से डर गई। मगर सामने शामिर को देखकर उसने एक ठंडी सांस भरी। उफ खुदाया, आपने तो मुझे डरा ही दिया था। मगर शामिर उसकी इस तरह बुरी तरह से उछलने पर टस से मस्ता हुआ। शामिर की आंखों में कुछ ऐसा था कि जरिया की पलकें शर्म से लड़स गई। शामिर उसके मजीद करीब आ चुका था। जरी ने उसके सीने पर हाथ रखते हुए आंखों में गुस्सा लिए उसे पीछे हटाना चाहा, मगर शामिर आज पीछे हटने के मूड में नहीं था। उसने जरिया को खींचकर अपने सीने से लगाया और उसकी बेगी गर्दन पर अपने होंठ रखते सरगोशी की। इतनी सर्दी में नहा कर आई हो, बीमार हो जाओगी। ये चाय से काम नहीं बनेगा तुम्हें मेरे जिस्म की हरारत की जरूरत है। शामिर के अल्फाज जरिया के गालों को लाल कर गए थे। उसने दोबारा से मजामत की, मगर शामिर ने उसे अपने बाजू में उठाकर बेडरूम में लाकर उसे बेड पर लेटाया और खुद अपनी शर्ट के बटन खोलता उसके ऊपर झुक गया। उस वक्त वो सुकून चाहता था जो इसे सिर्फ जरिया की कुर्बत में मिलता था, वरना जिस्म तो हजारों उसके एक इशारे पर हाजिर हो जाते। रात मुसलसल होने वाली बारिश ने मजीद सर्दी बढ़ाती थी। सुबह के 11 बज चुके थे, मगर शामिर अभी तक उसे बाजू में भरे अपने सीने से लगाए सोया हुआ था। फोन की घंटी ने उसकी नींद में खलल डाला। शामिर हड़बड़ा कर उठा और कॉल अटेंड करते फोन कान से लगाया। क्या हो गया है? सुबह सुबह क्यों कॉल्स कर रहे हो? दूसरी तरफ उसका सेक्रेटरी अमजद था, जिसका सुबह सुबह का लफ्ज सुनकर उसका मुंह खुल गया। सर, सुबह सुबह 11 बज चुके हैं सर। शामिर ने दीवार पर गरीब पर नजर डाली तो फिर से उकताए हुए लहजे में बोला, हाँ ठीक है, मेरे बाप मत बनो। और बोलो क्या काम है? अस्तगफुरुल्लाह सर, मैं क्यों आपका बाप बनूंगा? मैं तो इससे पहले कि उसकी बात मुकम्मल होती, शामिर हल्की सी आवाज में धाड़ा, बको मत और जल्दी बोलो क्या काम है, वरना मैं फोन रख रहा हूँ। जरिया, जिसकी आंख में फौरन गिनती की बेल पर खुल चुकी थी, कंबल में मुंह छुपाए फैजन के तपने को एंजॉय कर रही थी। वो बामुश्किल अपनी हंसी छुपाए कंबल में लेती थी और शामिर उसे सोता हुआ समझकर आहिस्ता आवाज में अपने सेक्रेटरी पर नींद खराब होने का गुस्सा निकाल रहा था। दूसरी तरफ अमजद फौरन सीरियस हुआ था और एक दो जरूरी बातें डिस्कस करने के बाद कॉल डिस्कनेक्ट हो गई थी। शामिर का अपने ऑफिस स्टाफ, खासतौर पर अमजद के साथ रवैया बहुत अच्छा था। वो इसे अपने भाई की तरह ही समझता था। अमजद भी उसके मिजाज से वाकिफ था, इसीलिए उसने कभी भी शामिर की डांट को डपट को दिल में नहीं लिया था। फोन रखते ही शामिर ने आहिस्ता से जरिया के चेहरे पर कंबल हटाया, जो अब सोती बन गई थी। शामिर की एक बार फिर से नीयत खराब हुई और वो जरिया की गर्दन पर झुका, अपनी गर्दन पर शामिर के होंठों का लम्स महसूस करते। जरिया ने झट से आंखें खोली और फौरन उससे दूर हटने की कोशिश करने लगी। शामिर, पीछे हटिए, सोने दीजिए। उसकी हाथों की हिसार में किस फंसाई। शामिर ने पीछे हटते हुए शरारती अंदाज में आंख मारी। क्यों बेगम, सारी रात क्या करती रही हो जो अब तुम्हें नींद आ रही है और वो पूरी नहीं हो रही? शामिर की बात का मतलब समझते जरिया ने खा जाने वाली नजरों से उसे घूरा और फौरन से उठकर वॉशरूम में घुस गई। उसकी इस अदा पर पीछे से शामिर का कहका बुलंद हुआ। उस रात के बाद जरिया के दिल में शामिर के लिए अपनायत और बढ़ गई थी। उसने महसूस किया था कि शामिर के अंदाज में हवस नहीं, सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत थी। अब भी आते जाते कभी शामिर उसे जोर से गले लगा लेता और फिर पीछे हटकर चला जाता। कभी उसके माथे पर गालों पर होंठ रखते था तो कभी अचानक से उसके हाथों को चूम लेता। ये सब एक लम्हे में करता था जब जरिया उस चीज के लिए तैयार नहीं होती थी। जरी को उसकी इन शरारतों की आदत होती जा रही थी। गुस्सा कब का खत्म हो चुका था, अब उसकी जगह मोहब्बत ले रही थी। अभी भी शामिर उसके पास से गुजरते उसके गालों पर होंठ रखा, मगर उससे पहले कि वो आगे बढ़ता जरिया ने पलटकर उसके माथे पर होंठ रखे और खिलखिलाते हुए किचन की जानिब बढ़ गई। शामिर अभी तक हक्का बक्का खड़ा था, फिर वो एकदम से होश में आया। उसे इतनी खुशी हो रही थी कि वो अल्फाज में बयान ही नहीं कर सकता था। उसका एक कहका गूंजा और फिर उसने चीखते हुए बाहें खोली, जरिया, आई लव यू मेरी जान। जरिया ने किचन के दरवाजे से झांकते हुए आंख मारी। आई लव यू टू। वल्लाह बेगम, आज क्या खुशी से हार्ट अटैक करवाओगी मुझे? शामिर भागकर उसके पास पहुंचा, उससे अपनी बाहों में भर गया। नुसरत बेगम सानिया के घर से भाग जाने के बाद अपना दिमागी तवाज़ुन खो बैठी थी।
ईशा माँ की हालत देखकर अब थोड़ी सी नरम दिल भी हो गई थी, मगर कभी कभार तंग आकर वो अब भी उसके साथ बदतमीजी कर जाती थी। ये सब आपकी वजह से हुआ है। आपने हमारे लिए, हमारे मुस्तकबिल के लिए कोई अच्छा फैसला नहीं किया। मगर नुसरत बेगम के पास सिवाय दिल खराश खामोशी के कोई भी जवाब नहीं था। शामिल जरिया को लेकर शहर वापस लौट आया था। रोज ब रोज शामिल की मोहब्बत में इजाफा होता जा रहा था और उसकी चाहत ने जरिया की हुस्न को चार चांद लगा दिए थे। जरिया जब भी खुद को आईने में देखती तो उसे वो बात याद आ जाती जिसने कॉलेज के जमाने में कहीं पड़ी थी कि घर के मर्दों के इखलाक का अंदाजा लगाना हो तो उस घर की औरतों को देखो। अगर तो वो खुशबाश और चमकते चेहरों वाली है तो बिल्कुल सही मर्दों के हाथों में है, और अगर उनके चेहरों पर सदियों की थकन है तो समझ जाओ कि वैसे मर्द मिले हैं जिन्होंने उनकी खूबसूरती को मालिक कर दिया है। उनके इखलाक ने उनके चेहरों की रौनक छीन ली है। इसे अब इन अल्फाज की गहराई का अंदाजा हो रहा था। शामिर के इखलाक, मोहब्बत और तवज्जो ने उसे सर से पांव तक निखार दिया था। उसकी जिद पर शामिर ने उसका दोबारा से कॉलेज में एडमिशन करवा दिया था और अब जरिया को अपने सारे ख्वाब पूरे होते हुए दिखाई दे रहे थे। यह कहानी उस सच्चाई की गवाही है कि रब के फैसले इंसान के अंदाजों से कहीं बुलंद होते हैं। हर जुल्म की एक हद मुकर्रर होती है और हर सब्र के पीछे एक इनाम छुपा होता है। चालाकियां, धोखे और दुनियावी फरेब वक्ती तौर पर है, मगर मोहब्बत, खुलूस और नियत की सच्चाई हमेशा जीत जाती है।